7 साल कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में वाहवाही लूटने का काम कर रहे हैं। उनके जो फैसले आम जनता के विरोधी, भारत विरोधी, भारत को कमज़ोर करने वाले फैसले, उन्होंने जो भी फैसले किए अपने उद्योगपति मित्रों को पनपाने के लिए, उनकी उन्नति करने के लिए, उनको कैसे आगे बढ़ाया, उसके सिवा और कोई काम नहीं किया। सबसे पहले उन्होंने रात को 12 बजे भाषण दे दिया, 500 और 1000 के नोट बंद, और लोगों को कह दिया 50 दिन के अंदर युवाओं को रोजगार देना का नहीं देना, भारत में आतंकवाद खत्म करना का नहीं करना, भारत का विकास करना का नहीं करना, देश के अंदर भारत की उन्नति करने की नहीं करनी, विदेशों में भारत की धाक जमानी। आपने देखा होगा कई लोग के घर उजड़ गए, कई लोगों की शादियां रुक गई, एकदम कृषि बंद होने के अंदर भारत के करोड़ों अरबों रुपयों का नुकसान हो गया। कोई पूछने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, और जो भी आदमी बोलेगा उसको कहो कि ये देशद्रोह। उसके बाद में उन्होंने उज्ज्वला योजना बहुत अच्छी है, बहुत शानदार योजना थी। गरीबों को, जो गरीब लोग झोंपड़ी में रहने वाले हैं, उनको निःशुल्क गैस का सिलेंडर देने की योजना थी, बहुत अच्छी योजना थी। हम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हैं, परंतु 380 रुपये वाला सिलेंडर 800 से 850 हो गया, कौन भराएगा? पहले एक गैस की टंकी भरा दी, उसके बाद में गैस की टंकी खाली पड़ी है, कोई पूछने वाला नहीं। और ये भाषण दे रहे कि हमारी बहनों की आंखों में जो धुआं के आंसू आ रहे तो बंद कर दी। धुआं के आंसू तो क्या, अपनी बहनों के अंदर खून का आंसू चालू कर दिया। 850 के अंदर वो गरीब आदमी मजदूरी करने वाला अपने बच्चों का भरण पोषण करेगा या 850 रुपये देगा? उसके बाद में इन्होंने जीएसटी लागू की, एक देश एक टैक्स, बहुत अच्छी बात है, परंतु जीएसटी की वसूली पूरी हो जाती है सेंटर के अंदर, और राज्य सरकारें 3-3, 4-4, 5-5 महीने इंतजार करते रहते हैं उनके हिस्से का कब पैसा आएगा। कैसे जनता का विकास होगा, कैसे जनता आगे बढ़ेगी, कैसे राज्यों के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने संघीय ढांचे के अंदर जो संविधान में प्रावधान है उनके साथ खिलवाड़ कर रही है, उसको कोई पूछने वाला नहीं। जो भी बोलेगा वो देश विरोधी, देशद्रोही, और जो नहीं बोलेगा वो देश हितैषी। उसके बाद में इन्होंने आज महंगाई कहाँ पहुंच गई, महंगाई की क्या हाल है, डीजल के भाव दिनों दिन बढ़ रहे हैं। जब मनमोहन सिंह की सरकार के अंदर डीजल की एक बैरल की $135 एक बैरल की रेट थी, उस समय 60 रुपये हो गए थे। सब लोग चिल्ला चिल्ला के सड़कों के ऊपर आ गए, बहुत हो गई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार, बिल्कुल अच्छी बात, जनता ने इनकी बात सुनी, घोटालों की बात की, तब जनता सुनी, और आज $58 एक बैरल की रेट है। डीजल सैकड़ा शतक कर दिया, कोई पूछने वाला नहीं। जो बोलेगा देश विरोधी, नहीं बोलेगा भारतीय जनता पार्टी का हितैषी। क्या हो गया आज, महंगाई क्या होगी आज, गरीब के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है आज? गरीब का खाने की रसोई के अंदर जो मजदूरी करने वाला, उसकी रसोई बहुत महंगी होगी, उनका बजट पूरा शर्मा गया। और लोगों को कहते हैं हमारे भारत युवाओं का वर्ग है, हम राज में आएंगे, हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। 2 करोड़ नौकरी देना तो दूर रहा, 12 करोड़ नौकरियां छीन ली है। आज मेरे युवाओं की हालत खराब है, युवा दूसरे रास्तों के अंदर भटक रहे हैं। आज देश की क्या हालत है, आज देश की जीडीपी कहाँ गई? मनमोहन सिंह की सरकार के अंदर, कांग्रेस के यूपीए के राज के अंदर जीडीपी 10% थी, आज 8% नीचे चली गई, कोई पूछने वाला नहीं। जो आदमी बोलेगा वो देश विरोधी। ये और तो और जहां भी चुनाव हुए उस समय वहां जो भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं नहीं है, कोई भी आदमी आगे उसके ऊपर केस चला दिया, सीबीआई चला दी, सीबीआई के डाके डलवा दी, और यदि वो भाजपा के शरणों में चला गया तो एकदम सोने जैसा कंचन। पता नहीं भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कौन सा पार्स है, जो भी पार्स है अन्याय करके, अत्याचार करके, दूसरी पार्टियों में जब होते हैं उसमें उनके ऊपर 40-40 मुकदमे हो जाते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर आते ही मुकदमे पूरे साफ, एकदम क्लियर कट, उस जैसा ईमानदार कोई नहीं।
ये समझ में नहीं आ रहा। भारत की जनता पूछ रही है माननीय प्रधानमंत्री महोदय से, आपके पास ऐसा कौन सा जादू है जो दूसरी पार्टियों में जो भी है उसमें तो आप कह रहे हो कि ये भ्रष्टाचारी है, ये देश के लुटेरे हैं, देशद्रोही है, इसके ऊपर मुकदमे है, और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते ही वो एकदम पवित्र कैसे हो जाता है, ये भारतीय जनता आपको पूछ रही है। आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आज से पहले जितने भी आंदोलन हुए वो आंदोलन उसका 15 दिन 20 दिन 1 महीने से ज्यादा कोई आंदोलन नहीं चला। किसान 6 महीनों से सड़कों के ऊपर बैठे हैं, दिल्ली के गेट के ऊपर बैठे हैं, कोई उनकी सुध लेने वाला नहीं है, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। उनके बच्चे घर इंतजार करे कि हमारी मम्मी आएगी पापा आएगी। कुछ किसानों ने तो वहां अपना घर बना दिया। ऐसा भारत के साथ अन्याय मेरी जिंदगी में मैंने नहीं देखा। इससे पहले पता नहीं जब भारत स्वतंत्र था तब भी ऐसा तानाशाही कोई नहीं थी। आज क्या हाल हो रहे हैं, आज डीजल के भाव आकाश पहुंच गए और दिनों दिन डीजल की एक्साइज ड्यूटी बढ़ा रहे। एक्साइज ड्यूटी दो टाइप की होती है। एक एक्साइज ड्यूटी है जो उसके अंदर राज्यों का हिस्सा मिलता है, वो तो इन्होंने दिनों दिन कम कर रहे हैं, और जो एक्स्ट्रा एक्साइज ड्यूटी है उनको दिनों दिन बढ़ा रहे हैं। ये पैसे अरबों के अंदर इन्होंने एकत्रित किए। मेरा आप सभी के मार्फत निवेदन है और भारत की जनता ये पूछ रही है कि अरबों रुपये आपने एकत्रित किए, ये पैसे कहाँ खर्च किए, ऐसी कौन सी योजना लागू की जिससे ये पैसे आप जनता की कड़ी कमाई के पैसे आप खर्च कर रहे हो। नरेगा का आपने बढ़ा दिया, देश की जो संपत्ति है वो आपने बेच दी, और दूसरी लोगों को उद्योगपतियों के हाथे आप निजीकरण करने के लिए जा रहे हो। गुजरात मॉडल की बात करके आप यहाँ आए थे, लोगों को ये विश्वास दिलाया था कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, देश का विकास करूंगा, देश के बेरोजगार को रोजगार दूंगा, और भारत के अंदर ये काला धन जो लोगों ने करोड़ों रुपए कमा के विदेशों में गए, 100 दिन के अंदर वो काला धन वापिस लाऊंगा और हर आदमी के खाते में 15-15 लाख रुपए कराऊंगा। लोगों ने बढ़ चढ़कर खाते खुलाए, जन धन खाते, बट सुनने पे खाते खुलाए, परंतु इंतजार करते करते कई लोग तो चले गए, कई इंतजार कर रहे, आज दिन तक उनके खातों में कोड़ी एक कोड़ी नहीं आई। लोग परेशान हो रहे हैं और ये वाहवाही लूट रहे, हमने जन धन खाते खुला दी। और किसानों की हालत बहुत पतली है, बेरोजगार रोड पे आंदोलन कर रहे हैं, किसान आंदोलन कर रहे हैं, व्यापारी वर्गों की हालत अच्छी नहीं है। आज देश की जीडीपी डाउन हो रही है, आज देश की जो महत्वपूर्ण जितनी भी संस्था है वो उद्योगपतियों के हाथे निजीकरण के अंदर जा रही है। पता नहीं क्या भारत कैसे विकास कर रहा है और नाम ये ले रहा है कि भारत आगे बढ़ रहा है, भारत का विकास हो रहा है। पिछले 7 साल में हमने जो कड़े फैसले आपने कड़े लिए, देश को बर्बाद करने का काम किया। ये जनता आपको, अभी तो आपने झूठे वादे कर दिए, आपने अफवाह फैला दी, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, मंदिर के नाम पर, गौ माता के नाम पर लोगों से गुमराह करके वोट ले लिए। पर आने वाला समय आपको माफ नहीं करेगा, आने वाली पीढ़ी आपको माफ नहीं करेंगे। आप जो देश का खिलवाड़ कर रहे हो, आप देश की सीमाओं के अंदर जो विदेशी लोगों की ताकतें बढ़ रही है, आपकी विदेशी नीति क्या है, आपकी आर्थिक नीति क्या है। उस माननीय गहलोत साहब के ने राजस्थान के विकास को आगे बढ़ाने के लिए, राजस्थान के किसानों को मजबूती देने के लिए, युवाओं को रोजगार देने के लिए कई योजना लागू की है। आगे भी हम कई काम करेंगे। हमारा एक ही मकसद है, राजस्थान का विकास हो। कोरोना जैसी महामारी एक भयानक महामारी थी, उनका जो मैनेजमेंट राजस्थान ने किया, और माननीय गहलोत साहब और माननीय रघु शर्मा जी और हमारी पूरी कांग्रेस के नेताओं ने जो इस संकट की घड़ी के अंदर जनता को सुरक्षित कैसे रखा, जनहानि नहीं हो, उसके अंदर जगह जगह कोविड सेंटर खोले, वहाँ उनको रहने की व्यवस्था की, ऑक्सीजन की व्यवस्था की, दवाई की व्यवस्था की। मेरे को ऐसा सुनने में आ रहा है कि चौटन में कोविड सेंटर है, उसके अंदर हमारे भामाशाहों की सहयोग से उनका खाना की व्यवस्था वहाँ हो रही है, जॉनिटर की व्यवस्था हुई है, किसी समय कोई चीज़ की तकलीफ नहीं हो, दवाई पूरी की व्यवस्था हो रही है कि सभी लोगों ने आगे बढ़ के काम किया। मैं
हमारे पूरे अधिकारियों को जिन्होंने शानदार मैनेजमेंट किया, हमारे जितने भी कोविड के अंदर काम करने वाले कर्मचारी है उन्होंने घर घर जाकर जो सर्वे किया और सर्वे होने के बाद में जो राजस्थान सरकार द्वारा एक दवाई का किट बनाया वो घर घर वितरण किया, उससे आज राजस्थान पूरे के अंदर कोविड की संख्या दिनों दिन कम हो रही है, बहुत कम होगी। अपने यहाँ तो एकदम शून्य के बराबर आ गए है और आने वाले समय के अंदर कोरोना हारेगा, राजस्थान जीतेगा। मैं ये निवेदन कर रहा हूँ, मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि माननीय गहलोत साहब ने 18 से 45 साल के लोगों के लिए वैक्सीन की व्यवस्था की है, तो सभी युवाओं से मेरा निवेदन है कि आगे बढ़कर वैक्सीन का टीका लगावें। सभी राजस्थान की जनता से मेरा निवेदन है, चौहटन के सभी नागरिकों से निवेदन है कि कोविड बीमारी एक बहुत भयानक बीमारी है, इसलिए आप आगे बढ़कर जब भी आपका नंबर आवे कोविड का वैक्सीन का टीका लगावें, घरों में रहे, सुरक्षित रहे, मास्क लगाकर प्रयोग करें, ज़्यादा समारोह के अंदर नहीं जावे। अभी लोग ऐसे कह रहे हैं कि तीसरी लहर भी आ सकती है, इसलिए अपना राजस्थान को सुरक्षित रखने के लिए, अपने यहाँ के लोगों को सुरक्षित रखने के लिए अपन सब मिलकर काम करेंगे तो राजस्थान जीतेगा, कोरोना हारेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।